फेलियर एक सीखने का मौका है. एवरी फेलियर इज अ लर्निंग एंड इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी. फेलियर से कभी डरो नहीं. जो प्रयास करेगा वही फेल करेगा. अगर फेल नहीं करना है तो कुछ मत करो. जब कुछ करोगे नहीं तो फेल नहीं होगी, और जब कुछ करोगे तो फेलियर होगा, हो सकता है. हर चीज़ हमें पता नहीं होती है, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन मेहनत करना, प्रयास करना हमारे कंट्रोल में होता है और उसमें फेलियर मिलता है. गिरते हैं, गिरना स्वाभाविक है, लेकिन गिर के उठना इम्पॉर्टेंट है. फेलियर होगा लेकिन फेलियर से सीखना इम्पॉर्टेंट है. अपनी मिस्टेक से सीखना, लर्निंग लेके नेक्स्ट टाइम अपने प्रयास में क्या सुधार करें ताकि वो फेलियर का सामना फिर न करना पड़े. सो फेलियर इज लर्निंग अपॉर्चुनिटी. वन हैबिट जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए. एनी फॉर्म ऑफ एडिक्शन, एनी नेगेटिव एडिक्शन प्लीज अवॉइड. तो एक प्रिवेंटिव अप्रोच कि अपने आप को बैटल इनोकुलेट करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को उस दिन के लिए प्रिपेयर करो जो दिन तनाव देने वाला है. तो जब वो दिन आएगा तो आपको लगेगा यस. अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हो और आप एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के लिए आपने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है, जिस दिन वो केस आपके पास आएगा यू विल बी द कामेस्ट. यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट, यू आर रेडी. गुड मॉर्निंग सर. आप 1985 बैच गुजरात कैडर के हाईली रिस्पेक्टेड और डेकोरेटेड रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं. आपने अपनी एजुकेशन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बीआईटी मेसरा से प्राप्त की है. शायद इसी टेक्निकल बैकग्राउंड ने आप में एनालिटिकल अप्रोच और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को और मजबूत बनाया. सर ने अपने डिस्टिंग्विश्ड कैरियर में एनएसडी के डायरेक्टर जनरल के रूप में सेवा दी है, जो भारत की इलाइट ब्लैक कैट फोर्स के नाम से जानी जाती है. So, with a great respect and big round of applause, please welcome Shri A.K. Singh sir. सर, आपका प्रमुख एकेडमी और हम सभी स्टूडेंट की ओर से हृदयपूर्वक स्वागत है. थैंक यू. सच बताऊं तो आज हम सभी स्टूडेंट्स को इतनी खुशी हो रही है जब हमें स्कूल में अचानक स्पोर्ट्स पीरियड मिल जाए. और सर, अगर हमारा कोई सवाल थोड़ा सा इनोसेंट या आउट ऑफ सिलेबस हो जाए तो प्लीज़ हमें पनिश नहीं, हमें गाइडेंस दीजिएगा. So now let us begin the leaders dialogue series which is Command and Courage. आज हम आपको पहले से एक आईपीएस ऑफिसर के रूप में नहीं देखेंगे. आज हम स्टूडेंट के रूप में जब आप स्कूल लाइफ में थे तब से देखेंगे. Because every officer sitting was once sitting in classroom just like us. तो सर, ये राउंड है जब आप हमारी उम्र के थे. आप एक टाइम पे हमारे जैसे स्कूल में ही थे. आपको पता ही होगा कि क्लास में कुछ बच्चे नोटोरियस तो कुछ काम स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ टॉपर स्टूडेंट्स तो कुछ एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप अपने स्कूल टाइम में किस टाइप की पर्सनालिटी थे, और अगर आपके क्लासमेट्स आज यहाँ पर प्रेजेंट होते तो वो आपकी पर्सनालिटी को किस तरीके से डिस्क्राइब करते. ओके. इतना बड़ा इंटरव्यू मैंने यूपीएससी में भी फेस नहीं किया था. उसमें तो स्वामी जी ने जैसे बताया मुझे 250 में 200 मिले थे, लेकिन आज लगता है कि 50 मिल जाए तो बड़ी बात है. वेल, मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ को ऑब्वियसली रिकॉल कर रहा हूँ. आप जैसे छोटे छोटे मेरे साथी यहाँ पे हैं तो स्वाभाविक है कि मैं अपने बचपन की ओर जा रहा हूँ. एज अ स्टूडेंट मेरा स्वभाव बहुत काम था, और मैं पढ़ाई में सामान्य से अच्छा था. ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि मैं क्लास का टॉपर ही था, लेकिन मैं सामान्य से अच्छा था. थोड़ा सा इस चीज़ के पीछे जो कारण है वो मैं एलॉबरेट करना चाहूँगा कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे बहुत ही उच्च कोटि की स्कूलिंग मिली. मेरे फादर और मदर दोनों टीचर थे, और वो एक ऐसे स्कूल में जो रांची में फुल्ली रेजिडेंशियल पब्लिक स्कूल था और बहुत ही महंगा स्कूल था, वहाँ पे शिक्षक थे. तो उस स्कूल में मुझे फ्री शिक्षा मिली. उस स्कूल में 500 स्टूडेंट्स थे, सब कैंपस में रहते थे. हॉस्टल में रहना ज़रूरी था, और हम लोग जो स्टाफ के बच्चे थे वो अपने घर में रह सकते थे. लेकिन क्योंकि मेरे फादर, मेरी मदर
उसी स्कूल में शिक्षक थी, इसलिए मेरे लिए शैतानी करना संभव नहीं था। तो बचपन से मुझे एक काम स्वभाव और डिसिप्लिन स्वभाव के बच्चे के रूप में ग्रो होने का मौका मिला। पढ़ाई में मैं सामान्य से अच्छा था, मेरी पढ़ाई में रुचि थी और मैं अपनी क्लास के अच्छे स्टूडेंट्स में से माना जाता था। थैंक यू सो मच सर, आपने जो हमें आंसर दिया वो बहुत ही इंस्पायरिंग था। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट राउंड पर, जो कि है मिशन मोड, रियल लाइफ रियल करेज। सर, आपने एनएसजी, एसपीजी, सिटी पुलिसिंग जैसे हाई रिस्क एनवायरनमेंट्स में काम किया है। आज हम किसी बुक की लीडरशिप को नहीं, आज हम रियल ग्राउंड लीडरशिप को समझना चाहते हैं। सर, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हम सबको एक ऐसा इंसिडेंट सुनाए जो सिर्फ इंटरेस्टिंग नहीं बल्कि डीपली रियल, चैलेंजिंग और डिसीजन बेस्ड हो। देखो, मेरे लाइफ में 35 साल के करियर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं आई हैं जिनका बहुत विस्तार से यहाँ पे विवरण करना शायद संभव नहीं होगा, लेकिन कई ऐसी घटनाएं जहाँ पे रियल चैलेंज मैंने फेस किया। उनमें से एक घटना एनएसजी या एसपीजी में नहीं, लेकिन वो गुजरात में हुई थी। मैं गुजरात में कच्छ में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस था और जैसा आप सबको पता होगा कि गुजरात का कच्छ जो है वो बॉर्डर स्टेट है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और कच्छ में जिला पुलिस के प्रमुख के तरीके से उस चुनौती का सामना करने का मेरा अवसर था। जब कारगिल वॉर हुई थी 1999-2000 में, उस समय कच्छ के ऊपर भी बहुत संकट मंडरा रहा था और आर्मी का बड़ा डिप्लॉयमेंट था। हमने बॉर्डर सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की थी। कच्छ आए थे और उन्होंने सारी सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा लिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमने बहुत सख्त व्यवस्था की है और देश कंप्लीटली सुरक्षित है इस उसमें। बट अगले ही दिन एक ऐसी घटना हुई जिसमें हमें बहुत शर्मसार होना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान से 7 टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके कच्छ के अंदर आ गए थे और उनके पदचिन्ह हमको रन ऑफ कच्छ में मिले थे। तो वो हमारे लिए बहुत ही एक शर्म की घटना थी कि पूरे देश के गृह मंत्री ने आके यहाँ पे बयान दिया कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत है कि यहाँ पे एक पक्षी भी नहीं आ सकता है, और 7 टेररिस्ट इंडिया में आ गए थे। उस समय मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि मैं इस पराजय को जीत में कैसे बदल सकूं। और हम लोगों ने, हमारी पुलिस फोर्स में काफ़ी निराशा थी, लेकिन मैं नया नया कच्छ में एसपी बन के गया था और मैंने एक टीम वहाँ पे सुसज्ज की और हम लोग इस काम में पूरी मेहनत के साथ लग गए। और कुछ दिनों के प्रयास के बाद हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि हमारे ही यहाँ का एक नागरिक वो कहीं जंगल में छिपे हुए आतंकवादियों को मदद करने की कोशिश कर रहा है। वो उस तक हम पहुँच गए और हमने उस रात को एक ऑपरेशन प्लान किया, क्योंकि हमारे पास बड़ा समय नहीं था कि हम बड़े पाए पे सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ जमा करते। और हमने एक ऑपरेशन प्लान किया कि हम उस व्यक्ति को, आतंकवादियों को रोटी देने के जिस तरीके से वो जाता है उसी तरीके से जाने देंगे और हम एक स्मॉल ग्रुप में उनको फॉलो करेंगे। वो ऑपरेशन मैंने खुद लीड किया था और हमने एक बहुत छोटी सी टीम बनाई थी सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल्स की, और वो ऑपरेशन हमारा सफल हुआ। और आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि वो 7 आतंकवादियों को हम लोग के 5 लोगों की टीम ने, हम लोग के पास पर्सनल वेपन्स थे लेकिन उन आतंकवादियों के पास घातक असले थे और वो कंप्लीटली लोडेड गन्स के साथ थे, लेकिन हम लोग उनको ओवर पावर कर सके और हमने उनको पकड़ा। तो ये एक ऐसा उदाहरण है कि जब एक ऐसी परिस्थिति जिसमें हमें पराजय का मुख देखना पड़ रहा था उसको हमने जीत में बदला। और इस टाइप के कई अनुभव रहे हैं, लेकिन एक ये उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा था। सर,
अब हम आते हैं हमारे अगले और बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड पर, जो कि है द लीडरशिप डिक्शनरी। सर, यहाँ हमारे पास है लीडरशिप डिक्शनरी। इसमें कुछ काफ़ी पावरफुल वर्ड्स लिखे हैं। हम यहाँ से एक वर्ड ओपन करेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वर्ड पर हमें 1 सेंटेंस विजडम दें। सर 1 सेंटेंस ओनली, शॉर्ट, शार्प और सीधे दिल में लगने वाला। लेकिन सर, आपकी 1 लाइन भी हमारे लिए एक फुल चैप्टर हो जैसी हो जाएगी। सर, हमारा पहला वर्ड है डिसिप्लिन। एक फ्यूचर लीडर के लिए डिसिप्लिन का रियल मीनिंग क्या हो सकता है? मेरा शॉर्ट आंसर है आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल। थैंक यू सर। सर नेक्स्ट वर्ड है फेलियर। स्टूडेंट्स अक्सर फेलियर से डरते हैं, वो एग्जाम में फेल हो जाएंगे या फिर उन्हें क्लास में कोई टीचर डांटेंगे। ऐसे हमारे स्कूल लाइफ में तो ऐसे ही फेलियर्स होते हैं। तो आपने तो बड़ी बड़ी फेलियर्स भी फेस किए होंगे, तो आपकी विजडम से फेलियर क्या है? फेलियर एक सीखने का मौका है। एवरी फेलियर इज अ लर्निंग एंड इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। फेलियर से कभी डरो नहीं, जो प्रयास करेगा वही फेल करेगा। अगर फेल नहीं करना है तो कुछ मत करो, जब कुछ करोगे नहीं तो फेल नहीं होगे, और जब कुछ करोगे तो फेलियर होगा, हो सकता है। हर चीज़ हमें पता नहीं होती है, हर चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं होती है, लेकिन मेहनत करना, प्रयास करना हमारे कंट्रोल में होता है और उसमें फेलियर मिलता है। गिरते हैं, गिरना स्वाभाविक है, लेकिन गिर के उठना इम्पॉर्टेंट है। फेलियर होगा, लेकिन फेलियर से सीखना इम्पॉर्टेंट है। अपनी मिस्टेक से सीखना, लर्निंग लेके नेक्स्ट टाइम अपने प्रयास में क्या सुधार करें ताकि वो फेलियर का सामना फिर ना करना पड़े। सो फेलियर इज लर्निंग अपॉर्चुनिटी। That's absolutely correct, sir. And the last but not the least, it is the most inspiring word, India 2047. तो सर, आपकी नज़र से देखें तो 2047 में भारत को कैसे यंग लीडर्स चाहिए? यहाँ बैठे हुए लोग यहाँ बैठे। Now it's a time for rapid fire with respect. सर, सवाल छोटे होंगे और आंसर्स भी छोटे होंगे। 1 वर्ड या फिर 1 लाइन्स। लेकिन सर, आपके छोटे आंसर्स भी हमारे लिए लॉन्ग टर्म लाइफ लेसन्स बन सकते हैं। सर, क्विक चॉइस, फील्ड एक्शन या कंट्रोल रूम स्ट्रेटजी? फील्ड एक्शन। सर, स्पीकिंग फर्स्ट या लिसनिंग फर्स्ट? लिसनिंग फर्स्ट, ऑलवेज। काम माइंड या फास्ट एक्शन? बोथ। 1 हैबिट जो स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए। एनी फॉर्म ऑफ एडिक्शन, एनी नेगेटिव एडिक्शन, प्लीज अवॉइड। सर, थैंक यू। आपके शॉर्ट आंसर्स में बहुत ही डीप लर्निंग्स छुपी हुई थी। सर, अब हम आते हैं उस राउंड पर जिसका स्टूडेंट्स को बेसब्री से इंतजार था, स्टूडेंट्स क्वेश्चन राउंड। अब हमारे स्टूडेंट्स आपसे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन क्योंकि टाइम लिमिटेड है और हमें सभी को क्वेश्चंस मीनिंगफुल रखने हैं। स्टूडेंट्स, एक छोटी रिक्वेस्ट, क्वेश्चन शॉर्ट, क्लियर और रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। स्पीच नहीं, क्वेश्चन पूछना है। That's nice. So many hands up. Sir, which is your soft corner officer like quality? Honesty, courage और self confidence? मेरे ख्याल से सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी ऑनेस्टी है। करेज, सेल्फ कॉन्फिडेंस ये धीरे धीरे जॉब में आ जाता है, लेकिन ऑनेस्टी आप शुरू से लेके आते हो और अंत तक आप उसको अपने साथ रखते हो। Thank you, sir. सर, आप इमोशनल कोशेंट और इंटेलिजेंस कोशेंट को बैलेंस करते हुए कैसे अपने डिसीजंस को जस्ट और फेयर रखते हो? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन कहाँ से आया मैं स्पॉट नहीं कर पाया। ओके, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली पुलिस एक ऐसी जॉब है जिसमें मेरे ख्याल से सबसे बड़ी क्वालिटी है वो एम्पैथी है। दूसरों के प्रति सहिष्णुता, दूसरों की तकलीफ़ों का अंदर से उसको समझना। और जब भी पुलिस में कोई विक्टिम होता है, पुलिस में कोई कंप्लेनेंट होता है, वो जिस भी समस्या से गुजरता है उसमें इमोशनल कंटेंट बहुत हाई होता है।
वो या तो फियर में होता है या वायलेंस का भोग बनता है या किसी फ्रॉड का शिकार बनता है, उसके जीवन भर की कमाई चली जाती है और उसकी एक इमोटिव स्टेट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है। कई बार हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके इमोशंस को हम डेफिनेटली हैंडल कर सकते हैं। पुलिस की हर जॉब में एक इमोटिव कंटेंट और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एक इंटेलिजेंस कोशेंट की ज़रूरत होती है, दोनों की ज़रूरत होती है। EQ और IQ दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं EQ को बहुत वेटेज देता हूँ और मेरे ख्याल से एक इमोशनली सेंसिटिव एंड इमोशनली अंडरस्टैंडिंग पर्सनालिटी पुलिस में एक सफल अधिकारी होने का एक सीक्रेट है। I hope I answered your question. EQ definitely is a quality which I consider to be superior than IQ. थैंक यू सर। और एक क्वेश्चन है, जो आप इंटरव्यू में आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले, तो आपको इंटरव्यू में एक ऐसा कौन सा इंस्पिरेशनल क्वेश्चन था जो आपको कुछ नया आगे सीखने को मिला? देखो बेटा, इंटरव्यू में मुझे, जब मैं उस इंटरव्यू में जा रहा था तो ये मुझे पता भी नहीं था कि इंटरव्यू में मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इंटरव्यू में मैं ज़्यादा अच्छा हूँ, इंटरव्यू की कोई मैंने विशेष तैयारी की हो। लेकिन इंटरव्यू में मैं स्वाभाविक था, इंटरव्यू में मैं सच था और मेरी जो पर्सनालिटी वहाँ पे गई थी वो मेरे बचपन से लेके बड़े होने तक का जो वैल्यू सिस्टम थी उसका एक सार थी। और मुझे एक ऐसे इंटरव्यू बोर्ड का सामना करना पड़ा जो इतना परिपक्व था, मैच्योर था, कि उस इंटरव्यू बोर्ड को ये परख थी कि भाई मेरे सामने जो कैंडिडेट बैठा है, मुझे ये नहीं देखना है कि वो क्या तैयारी करके आया है, क्या ज्ञान लेके आया है, क्या शिक्षा लेके आया है, क्या लर्निंग लेके आया है, लेकिन उसके अंदर की स्ट्रेंथ क्या है, उसके अंदर की वैल्यूज़ क्या है, उसके अंदर की मजबूती क्या है। और क्योंकि मैंने कोई पूर्व तैयारी नहीं की थी तो मैं स्वाभाविक था, मैं सच्चाई से प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। कॉम्प्लिकेटेड प्रश्नों का उत्तर मैंने अपनी समझ से ईमानदारी से दिया और शायद यही मेरी सफलता का राज था। सो व्हेनेवर एनी वन ऑफ यू फेसेस एन इंटरव्यू बोर्ड, अपने आप को उनके सामने आने दो और आप अपने आप में जो बनते हो वो बचपन से बनते हो। आपके पेरेंट्स आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। मैं शायद कुछ एक्स्ट्रा टाइम इस प्रश्न का उत्तर देने में ले रहा हूँ, लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेरे अंदर जो पर्सनालिटी डेवलप हुई उसमें मेरे पेरेंट्स का, मेरे शिक्षकों का इतना योगदान है कि जो चीज़ें मैंने लाइफ में सीखी उसमें मेरे जो अर्ली लाइफ के टीचर्स थे और मेरे पेरेंट्स थे, उनकी वैल्यूज़ मेरे लिए जीवन का एक ऐसा मजबूत आधार बनी जो आगे के आने वाले प्रभावों को, कि आपकी लाइफ में कई प्रकार के प्रभाव आएंगे जब आप ग्रो हो जाओगे। वो तो ऐसा कर रहा है, वो करप्ट है, वो पैसे कमा रहा है, वो राजनीतिक लोगों के साथ कर रहा है, तरह तरह के शॉर्टकट्स, तरह तरह के प्रलोभन, तरह तरह के आकर्षण, तरह तरह के कट थ्रोट कंपटीशन आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन आपका जो शुरू का प्रभाव है कि आपके पेरेंट्स ने अगर आपको ऑनेस्टी सिखाई है, आपके शिक्षकों ने अगर आपको ऐसे नैतिक मूल्य दिए हैं, अगर वो चीज़ आप बचा के रख पाते हो और उसको किसी भी इंटरव्यू बोर्ड के सामने प्रखर होने देते हो या अपनी जॉब का मूल मंत्र बनाते हो, तो आप लाइफ में, आपको कोई रोक नहीं सकता है। सो व्हेनेवर यू फेस एन इंटरव्यू बोर्ड, don't look like an idiot, but don't look like a super intelligent person. Don't like to artificially project कि ये मुझे सब कुछ आता है। लेकिन मैं अंदर से एक मजबूत पर्सनालिटी हूँ। मैं उन नैतिक मूल्यों के साथ टिकी रहूँगी, चाहे मेरी लाइफ में कोई भी तूफान आए। ये अगर आत्मविश्वास
आप इंटरव्यू बोर्ड को कम्युनिकेट कर सकती हो तो आपको इंटरव्यू में 250 में 250 नंबर मिलने की संभावना है। सो मेरा Thank you, सुझाव sir. है। हेलो सर कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि 2 या 3 साइड से प्रेशर आता है कि आप पहले ये करो, तो हम कैसे किसको जल्दी और प्रायोरिटी ज़्यादा दे, वो कैसे हम डिसाइड कर सकते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और बहुत ही मुश्किल प्रश्न है। देखो, कई चीज़ें विरोधाभासी होती हैं ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको खींच रही हैं। साइकोलॉजी जो बच्चे आगे जाके पढ़ेंगे उसको आप अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। तरह तरह की कॉन्फ्लिक्ट जीवन में आएगी। कोई फोर्सेस आपको एक दिशा में खींच रहे हैं, कोई दूसरी दिशा में खींच रहे हैं। तो अब उन चीज़ों की अग्रिमता कैसे आप डिसाइड करो। एक तो लॉन्ग टर्म में है, जैसे मेरे लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड अगर मैं किसी चीज़ को मानता हूँ तो वो है बैलेंस, संतुलन। कि आपको विरोधाभासी चीज़ों के बीच में संतुलन स्थापित करना पड़ेगा। अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, तो मैं एक फादर भी हूँ, मैं एक हस्बैंड भी हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल पब्लिक फिगर भी हूँ और मैं एक व्यक्ति भी हूँ। मैं इन चीज़ों के बीच में संतुलन, अगर मैंने अपनी सारी ज़िंदगी एक सफल पुलिस ऑफिसर के तरीके से बना दी और सारी सफलताएं हासिल की, लेकिन मैं अपने छोटे बच्ची को सही शिक्षा नहीं दे पाया, उसको सही टाइम नहीं दे पाया, या मेरी वाइफ को मैंने उसके काम में मदद नहीं की, तो मैं वो सफलता मेरी एक पक्षी है। इसलिए लाइफ में लंबे समय में एक बैलेंस होना चाहिए। हर चीज़ों को एक अनुपात में समय देना, महत्व देना ज़रूरी है। लेकिन शॉर्ट टर्म में कि आज मान लो कि मैं अपना दिन शुरू कर रहा हूँ और एज अ पुलिस ऑफिसर सडनली एक सीरियस सिचुएशन आती है, क्राइम आता है, और उस दिन मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी डॉटर को शाम को आके पढ़ाऊंगा या उसको स्पोर्ट्स में ले जाऊंगा, और मैं नहीं ले जा पाया, तो वो मेरी डॉटर समझेगी कि आज मेरे पापा के ऊपर ये चैलेंज आया। उसको ये बुरा नहीं लगेगा कि मेरे पापा मुझे छोड़ के वहाँ चले गए, क्योंकि लंबे समय में उस बच्चे को पता है कि मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरी माँ, वो मेरे ऊपर पूरा ध्यान देते हैं। अपनी डिफ़िकल्ट लाइफ के बावजूद भी वो ध्यान देते हैं। और आज इस मुश्किल में आने तकलीफ़ में अगर उन्होंने एक चीज़ को चुना तो वो मेरे प्रति अन्याय नहीं है। सो शॉर्ट टर्म में कौन सा फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, किस में इमरजेंसी है, किस में प्रायोरिटी है, ये अपने आप जाहिर हो जाएगा। और हर दिशा में एक साथ जाने की कोशिश करोगे तो गिरोगे, तकलीफ होगी। सो आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आज मैं किस चीज़ को अग्रिमता दूं, इस हफ्ते में किस चीज़ को अग्रिमता दूं, अपने इस साल में किन किन चीज़ों को अग्रिमता दूं, अपनी ज़िंदगी में मैं किस किस चीज़ों को। समय, संकुचित समय में अलग फैक्टर्स काम करते हैं, लंबे समय में अलग फैक्टर्स काम करते हैं, लेकिन विरोधाभासी पुल्स एंड प्रेशर्स एंड अट्रैक्शंस एंड डिस्ट्रैक्शंस में एक संतुलन रखना एक सफल व्यक्ति की निशानी है। थैंक यू। सर, आप इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ शांत कैसे रह पाते हैं? काम माइंड से कैसे वर्क कर पाते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों बड़ी हो गई हैं, दोनों की शादी भी हो गई है, दोनों बहुत सफल हैं अपने वर्क लाइफ में। मेरी छोटी बेटी न्यूरो साइंटिस्ट है, विदेश में है बहुत, लेकिन उसने ये सवाल मुझसे पूछा यही सवाल उसने मुझसे पूछा कि डैड, तुम इतनी डिफिकल्ट प्रोफेशन में रहे और आप ऑफिस जाते थे या अपने वर्क में जाते थे, आप क्या क्या सिचुएशन हैंडल करते थे, लेकिन घर आके कभी ये नहीं लगा कि
आपने यू शाउटेड एट अस, कभी मेरे ऊपर चिल्लाया हो, या कभी मम्मी के साथ ऊंची आवाज़ में बात की हो, या आप दिन भर आप थके आते हो, शाम को हंसते हुए कैसे आते हो। एंड वो ये कह रही थी कि मैं अपनी लाइफ में मैं आती हूँ तो परेशान आती हूँ, मैं दिन भर रिसर्च करके आई और शाम को मैं अपने हस्बैंड का दिमाग खाने लगती हूँ। और सो I have been I didn't try for it, but I have been very successful in managing my stress levels, and it's a very important quality. दो तीन चीज़ें हैं कि आपको तनाव कम होगा अगर आपका मन शांत है, और मन तभी शांत होगा कि जब मन एक दिए हुए तरीके से चले। मैंने अपने जीवन में नीतियों को बहुत स्थान दिया है। मैं इस तरीके से काम करूंगा, मैं इस तरीके से अपने रास्ते पे टिका रहूंगा, मैं ये करूंगा और ये मैं किसी भी हालत में नहीं करूंगा, चाहे मेरे ऊपर कैसा भी दबाव आए। मैं इस चीज से इतना जकड़ा हुआ हूं कि मुझे किसी भी विरोधाभास का सामना, कि यार मेरे को ये ऐसे करने को कह रहा है, ये राजनेता मुझे ऐसे खींच रहा है, ये मुझे गलत करने को कह रहा है, ये मुझे सही करने को कह रहा है, वो तनाव मेरे ऊपर रहते हैं कि मुझे पता है कि इस तरह का कोई भी तनाव मैं पनपने नहीं देता हूँ। मैं जीवन में मुझे अच्छी पोस्टिंग मिले न मिले, मैं एक अच्छा पुलिस ऑफिसर गिना जाऊं न गिना जाऊं, लेकिन मैं इसी रास्ते पे चलूंगा जो रास्ता मेरे दिल को मंजूर है, और उससे मैं विमुख नहीं होऊंगा, चाहे मैं एक असफल निष्फल पुलिस अधिकारी के तरीके से गिना जाऊं। तो मेरे ऊपर उस प्रकार का तनाव नहीं रहा। नंबर एक, ये तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन छोटी बात है कि भाई अगर आप किसी काम में, पुलिस जैसे चैलेंज में, अगर आप हमेशा इफ़ यू आर टेकन बाय सरप्राइज, आज गए तो कुछ हो गया, आप उसमें फेल हो गए, उधर कुछ हो गया, आप उधर फायर फाइटिंग कर रहे हो, आप उसमें फेल हो गए। लेकिन अगर आप प्रिवेंटिव अप्रोच रखते हो, आप हर चीज़ की पूर्व तैयारी करते हो, हर चीज़ में कैपेसिटी बिल्डिंग करते हो, हर चीज़ में आप इतना ट्रेन करते हो, अपनी फोर्स को ट्रेन कराते हो, तब कोई भी आकस्मिक परिस्थिति आकस्मिक नहीं लगती है। लगता है कि हम तो इसी के लिए पैदा हुए थे, हम तो इसी के लिए ट्रेन कर रहे थे। मैंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में काम किया, मैंने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में काम किया, एंड बोथ दीज फोर्सेस वर कंटिजेंसी रिस्पॉन्स फोर्सेस, कि देश में जब एक्सट्रीम इमरजेंसी आएगी तब हम एक्शन में आएंगे, और हम उस एक्शन में सफल होंगे। कैसे सफल होंगे? क्योंकि हम दिन रात उसकी तैयारी करते थे, दिन रात उसकी ट्रेनिंग करते थे। हमने लाखों राउंड फायरिंग करके प्रैक्टिसेस की थी, हमने कितनी तकलीफें सह के प्रैक्टिस की थी, ताकि एक दिन अगर वो इमरजेंसी आती है तो उसमें हम सफल हो सकें। तो स्वाभाविक है कि जब वो इमरजेंसी आएगी तो हमारे ऊपर तनाव नहीं, हमारे ऊपर वो एक भावना होगी कि ये दिन आ गया जिसके लिए हमने इतनी तैयारी की थी। सो एक प्रिवेंटिव अप्रोच, कि अपने आप को बैटल इनोकुलेट करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को उस दिन के लिए प्रिपेयर करो जो दिन तनाव देने वाला है। तो जब वो दिन आएगा तो आपको लगेगा यस, अगर आप एक डॉक्टर बन रहे हो और आप एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के लिए आपने अपने आप को ट्रेन किया हुआ है, जिस दिन वो केस आपके पास आएगा यू विल बी द कामेस्ट, यू आर नॉट स्ट्रेस्ड आउट, यू आर रेडी। सो हर जॉब में जो तनाव का कारण होता है, वो तनाव का कारण इसलिए होता है कि आप उसमें फंस जाते हो, आप तैयारी नहीं हो उसके लिए, वो सिचुएशन झेलने के लिए आपके अंदर मजबूती ही नहीं है। सो मैं पूर्व तैयारी में बहुत विश्वास करता हूँ, इसलिए मैं कम तनावग्रस्त रहा हूँ। मैं अधिकतर चीज़ों में मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये मेरे ऊपर सिर पे क्या आ पड़ा। लास्टली, अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करोगे, आप स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा करोगे। और इस चीज़ को मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैंने इवन एज अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर
जो मेरी जॉब थी वो इतनी डिफ़िकल्ट थी कि मैं सुबह ऑफिस जाऊं तो ऑफिस नहीं, फील्ड में सुबह से रात, रात से सुबह, रात भर मेरे फ़ोन चलते थे। उसके बावजूद मैं सुबह 4 बजे उठता था। अगर मैं रात को 2 बजे भी सोया था तो मैं 4 बजे उठता था। मैं मॉर्निंग की अपनी एक्सरसाइज करता था। मैं फिटनेस को इतना ज़्यादा महत्व देता हूँ। आज भी मेरा फिटनेस का जो रेजिमेन है वो मैं यहाँ पे आपको प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, वो मेरे जीवन की शैली है। वो मेरे जीवन का सबसे बड़ा पावर है कि मैं अपने शरीर का, और अगर आपका शरीर मेहनत कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, गेम्स खेल रहा है, ऑल राउंड चीज़ों में, हॉबीज़ में टाइम स्पेंड कर रहा है, तो आपके अंदर किसी भी तनाव को सहने की एक स्वाभाविक क्षमता होती है। तो कुल मिला के मेरे नैतिक मूल्य, मेरी पूर्व तैयारी और शारीरिक और मानसिक फिटनेस के ऊपर मेरा एम्फेसिस, ये मुझको काम रखता है। मैं मेडिटेशन नहीं करता हूँ। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मैं डीप ब्रीदिंग कर रहा हूँ, मैं मेडिटेशन कर रहा हूँ, मैं योगा भी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे कभी तनाव महसूस नहीं होता है। आज भी 67 इयर्स की एज में मुझे कभी ब्लड प्रेशर नहीं हुआ, मुझे कभी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं बहुत ही क्लियर हेडेड, फिज़िकली फिट रहने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरे ऊपर टेंशन नहीं रहे। और ये एक लाइफस्टाइल, अभी बचपन में तुम लोग कितनी खुशी के साथ रहते हो, और उसके पीछे के रात दिन आप लोग भागते रहते हो, दौड़ते रहते हो, आपके अंदर एनर्जी का संचार है। जैसे जैसे आप बड़े हो गए तो आप किताबी कीड़ा मत बन जाओ, आप खाली पढ़ाकू मत बनो, आप अपने मित्रों के साथ समय स्पेंड करो, आप खाली मोबाइल में न घुसे रहो, आप दूसरों लोगों के साथ संपर्क करो। आपके अंदर एक स्वाभाविक कामनेस आएगा, और यही मेरा सीक्रेट है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। हमने अभी डिसाइड किया है कि हमें 2047 तक भारत को सुपर पावर बनाना है, लेकिन हमारी जनरेशन को आज से ही नेशन बिल्डिंग के लिए ऐसे कौन कौन से छोटे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने इस एज में इतनी छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो। देखो, हम सुपर पावर अपने देश को बनाना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा ये आकर्षक और बहुत बड़ा लक्ष्य है। इसके लिए हर नागरिक को जोड़ना पड़ेगा। सुपर पावर का ये मतलब नहीं है कि हमारे देश में जीडीपी बहुत ज़्यादा है, हमारे देश में ये है कि हमारे देश का नागरिकों का सिविक सेंस आपको शुरू से डेवलप करना पड़ेगा। आज भी मैं कह रहा हूँ कि आज इसी यूनिवर्सिटी के बाहर अगर मैं खड़ा हो जाऊं, और मैं रास्ते में आते हुए देख रहा था, जगह जगह पे प्लास्टिक फेंका हुआ है, जगह जगह पे आप देखोगे तो रोड के ऊपर चलने वाले लोगों को ट्रैफिक सेंस नहीं है। अगर आप देखोगे तो आधे बच्चे बिना हेलमेट के यहाँ पे आ रहे हैं। हम सुपर पावर नहीं बन सकते। अगर हम ये सोच रहे हैं कि सुपर पावर बनाना देश के नेताओं का काम है और वही हमारी इकोनॉमी को डेवलप करेंगे और वही हमारे देश को डेवलप करेंगे, नहीं। सुपर पावर दीज 500 किड्स विल मेक। आप अपनी लाइफ में चीज़ों का चार्ट संभालो, आप नेक्स्ट जनरेशन हो, आप बड़ी जनरेशन के चंगुल में मत रहो, आप नई जनरेशन का प्रभाव डालो। मेरे बच्चे जब छोटे थे वो मेरे जीवन पे बहुत प्रभाव डालते थे। दिवाली के दिन मेरी डॉटर्स ने कहा कि हम फायर क्रैकर्स नहीं यूज़ करेंगे बिकॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है। मैं बोला, हम बचपन से दिवाली में पटाखा चलाते थे, ये करते थे, वो करते थे। मेरी छोटी छोटी बेटियां, एक बार उन्होंने मेरी वाइफ को पकड़ लिया, हम गाड़ी में जा रहे थे और मेरी वाइफ ने चॉकलेट खाया और धीरे से लेके चॉकलेट खिड़की के बाहर फेंका। शी सेड, व्हाट द हेल।
गाड़ी वापस करो, चॉकलेट का रैपर उठाओ। वो छोटा बच्चा अपने पेरेंट्स को प्रभावित कर रहा था। आज मेरी डॉटर्स ने हमको ज़्यादा सिखाया है इसकी तुलना में कि हमने अपनी डॉटर्स को क्या सिखाया। सो आप सब छोटे छोटे बच्चे अपने घर में एक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हो। आप सब बड़े हो गए, आपके पेरेंट्स आपको किसी को स्कूटी मिलेगी, किसी को कुछ मिलेगा, आप नेक्स्ट डे फर्राटा मारते हुए बिना हेलमेट के घूम रहे हो। नो, आप यू ऑब्जेक्ट, टेल योर फादर यू कैनॉट। अगर आप इस गाड़ी में बिना सीट बेल्ट के बैठोगे तो मैं आपकी गाड़ी में नहीं बैठूंगा। अगर आप चलती गाड़ी में मोबाइल फ़ोन यूज़ करोगे तो मैं तो उतर जाऊंगा, मुझे नहीं जाना आपके साथ। और अगर आप बिना हेलमेट के टू व्हीलर लेके जा रहे हो तो नो, आई विल नॉट टॉक टू यू। एवरी स्मॉल थिंग मैटर्स टू बिकम अ सुपर पावर। सुपर पावर जो है ना, वो रोड के ऊपर दिखता है कौन सा देश सुपर पावर है और कौन सा देश लॉलेस विदाउट एनी सिविक सेंस है। 2047 तो बहुत दूर का लक्ष्य है। आप अपने अपने स्कूल्स में जब वापस जाओगे, आप ये लीडरशिप कॉन्क्लेव कार्निवल अटेंड करके जा रहे हो, अगर मान लो कि एक स्कूल के 4 बच्चे हो, आप वहाँ पे जाके क्या प्रभाव डालते हो? क्या आप अपने स्कूल को बदल सकते हो? क्या आपने स्कूल की छोटी छोटी कमियों को, एंड मैं शिक्षा को इम्प्रूव करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक सिविक सेंस की बात कर रहा हूँ। जब मैं देखता हूँ कि खास करके गुजरात में अधिकतर यंग बच्चे, कोई गुटखे के प्रदूषण में डूबा हुआ है, कोई तरह तरह के सब्सटेंस अब्यूज़ में, मोबाइल मिसयूज़ में, ये आपकी जनरेशन को आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हो? 2047 में आई मे नॉट बी इवन अलाइव, एंड आई टोल्ड दीज किड्स कि यू विल बी सिटिंग हियर। सो 2047 का लक्ष्य है, वो देश बनेगा, क्या बनेगा? वो तभी बनेगा कि जब आप इन चीज़ों का चार्ज संभालोगे। और आप लीडरशिप कॉन्क्लेव कर रहे हो, लेकिन लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप होता है एक रास्ता चुनना, एक सही रास्ता चुनना, एक डिफिकल्ट रास्ता चुनना, उस रास्ते पे अपने फॉलोअर्स को ले जाना, उनको उनके अंदर विश्वास सर्जित करना, उनके अंदर जोश डालना। आप अपने स्कूल को प्लास्टिक फ्री क्यों नहीं कर सकते हो? क्यों आप लीडरशिप शो नहीं कर सकते हो? आप अपने स्कूल में ट्रैफिक डिसिप्लिन क्यों नहीं डाल सकते? मैं अहमदाबाद का पुलिस कमिश्नर था, और अहमदाबाद में एक स्कूल था, बहुत छोटा सा स्कूल, बड़े बड़े यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल थे और ज़बरदस्त फीस और भव्य बिल्डिंग और ये वो, और वहाँ के बच्चे बिना लाइसेंस के गाड़ियाँ चलाते हुए, उनके पेरेंट्स बड़ी बड़ी लग्जरी कार्स लेके अपने धन का ऑपुलेंट डिस्प्ले करते हुए, और एक छोटा सा स्कूल था, उसने कहा कि वी आर 100% कंप्लायंट टू रोड सेफ्टी, एंड उन्होंने मुझे इनवाइट किया। एंड पहले मैंने उस स्कूल का सरप्राइज चेक किया, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि एक शिक्षक और कुछ स्टूडेंट्स ने वो किया हुआ था अहमदाबाद में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस नहीं कर रहे थे। वो लीडरशिप थी। सो 2047 में हम सुपर पावर तब बनेंगे जब आप में ये 500 इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स में more than 400 turn out to be super leaders. And super leaders का मतलब ये नहीं है कि राजनेता बनना या IAS IPS बनना। सुपर पर्सन बनने का मतलब है कि समाज में अपना प्रभाव छोड़ना, अपने पड़ोस में। अगर अड़ोस पड़ोस के 4 घरों में आप सफाई, प्लास्टिक का मिसयूज़, आप एनवायरनमेंट की देखभाल, मुझे बहुत चिंता होती है इस जनरेशन के प्रति, क्योंकि हम लोगों ने इस पृथ्वी को नष्ट करके छोड़ा हुआ है। पेड़ों को काट दिया, सारी हरियाली ख़त्म कर दी,
और हम अपने आप को सुपर पावर सोच रहे हैं, लेकिन आपके पास पीने का पानी बचेगा कि नहीं, आपके पास शुद्ध हवा बचेगी कि नहीं, आपके पास आपकी जनरेशन को उस चीज़ का लाभ हम देंगे कि नहीं जो हमको मिल रहा था, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध वातावरण। सो आपको अपनी जनरेशन को बचाना है। वो तभी बचाओगे कि जब मैं अब बच्ची नहीं हूँ, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। माई डैड, माई एल्डर्स, माई पेरेंट्स, बेटर इन्फ्लुएंस देम। सो 2047 में डेफिनेटली हम सुपर पावर बन सकते हैं, लेकिन सुपर पावर की परिभाषा बेटा ये रखना, we are a society which we can be proud of. And all the best to you. Thank you. गुड मॉर्निंग सर। सर आपको ये यूपीएससी क्यों आपने चूज़ किया, दूसरी कोई जॉब आपने क्यों नहीं ली? ये तुमको आश्चर्य होगा कि मैंने यूपीएससी चूज़ ही नहीं किया था। मैं जैसा मेरा परिचय दिया गया था, मैं स्कूल में एक अच्छा स्टूडेंट था और मुझे साइंस का बहुत शौक था। और मेरा स्कूल, मैं 2 लाइनें ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये स्कूल ऐसा था कि जो ऑल राउंड डेवलपमेंट पे विश्वास करता था, और यहाँ पे एकेडमिक्स के ऊपर उतना ही एम्फेसिस था जितना एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के ऊपर एम्फेसिस था। और हमारे स्कूल में बहुत सारी कंपलसरी हॉबीज़ थी, टेक्निकल हॉबीज़, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, वुड वर्किंग, एरो मॉडलिंग, शिप मॉडलिंग, और कई तरह की कल्चरल लिटरेरी एक्टिविटीज़। तो मुझे बहुत अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिली और साइंस में मेरा नेचुरल इंटरेस्ट था। और मैंने स्कूल से पास आउट होने के बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और मैं वहाँ पे और भी अच्छा स्टूडेंट हुआ। मैं शुरू में स्कूल में तो टॉपर की कैटेगरी में नहीं था, लेकिन इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं टॉपर्स की कैटेगरी में आया। और मुझे टाटास ने कॉलेज में से ही प्लेसमेंट में सेलेक्ट किया और मैंने टाटा मोटर्स में, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी में मैंने जमशेदपुर में अपनी पहली जॉब स्टार्ट की। और मैंने वहाँ 4 साल जॉब की और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग को छोड़ के कोई और काम लाइफ में कर सकता हूँ। मुझे इंजीनियरिंग का इतना शौक था, लेकिन मैं कुछ दोस्तों के प्रभाव में आके मैंने सिविल सर्विसेज का टेस्ट दिया। वो भी एक कहानी है, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। तो वो टेस्ट मैंने ऐसे ही हंसते खेलते दे दिया और मेरा प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया। और आज की तारीख में तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मैं प्रीलिम्स में बिना 1 दिन की प्रिपरेशन के मैं क्वालिफाई हुआ था, जो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। और मैंने ऑन दी जॉब रह के सिविल सर्विसेज का मेंस एग्ज़ाम दिया था। और वो मेंस एग्ज़ाम में 2 विषय लेने होते थे, तो मैंने एक विषय अपना इंजीनियरिंग लिया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और दूसरा विषय मैंने साइकोलॉजी चूज़ किया। अपने आप ऐसे ही मैंने चूज़ कर लिया। मैं जमशेदपुर में पोस्टेड था, मैं कलकत्ता जाके मैंने वहाँ पे कॉलेज स्ट्रीट नाम का एक बुक मार्केट है, वहाँ से फुटपाथ के ऊपर से 3-4 टेक्स्ट बुक्स खरीदी और मैंने खूब एंजॉय किया, उन टेक्स्ट बुक्स को पढ़ा। और एवरी डे मैं जॉब पे जाता था, मेरी शिफ्ट ड्यूटीज़ होती थी, रात को भी कई बार ड्यूटीज़ होती थी, मैंने उसी में प्रिपरेशन की। और जब मेरा टेस्ट आया मेंस, तो मैं जमशेदपुर से ट्रेन पकड़ के कलकत्ता जाता था, रात को वहाँ किसी होटल में रुकता था, सुबह टेस्ट देता था, वापस आता था, 3 दिन के बाद दूसरा पेपर देता था। ऐसे करके मैंने टेस्ट दिया। आई क्वालिफाइड इन मेंस, मैंने परीक्षा में अच्छा किया, आई क्वालिफाइड इन मेंस। उसके बाद मेरा इंटरव्यू आया, मैंने कोई तैयारी नहीं की, लेकिन इंटरव्यू में जैसा हमने चर्चा की थी, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले। और रिटन में मेरे मार्जिनल मार्क्स थे, लेकिन इंटरव्यू के मार्क्स के कारण मुझे सिविल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ और उसमें मुझे आईपीएस मिला। आईपीएस में जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो मुझे ये असमंजस था कि मैं ज्वाइन करूं या नहीं करूं, क्योंकि मैं उसके वो लक्ष्य लेके नहीं चला था। लेकिन बचपन में मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें, स्पोर्ट्स, फायरिंग,
तरह तरह की ऐसी चीज़ें एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था कि मुझे लगा कि पुलिस में जाएंगे तो फिर से इन चीज़ों को प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। ऐसे करके मैं पुलिस में आया। ये दूसरी बात है कि मैं पुलिस जीवन में काफ़ी सफल रहा, लेकिन कुल मिला के मैंने आईपीएस का सपना कभी नहीं देखा, या मैंने सिविल सर्विसेज का सपना कभी नहीं देखा। मुझे ये पता भी नहीं था कि यूपीएससी क्या होता है। मैं एक तरह से भटकता हुआ उसमें आ गया, लेकिन उसमें आके मैंने पूरी जी जान से मेहनत की। मैंने ईमानदारी से, अपनी निष्ठा से अपना करियर पूरा किया, और मैं एक सफल पुलिस ऑफिसर बना या नहीं बना ये मेरे कहने की बात नहीं है, ये दूसरों के जजमेंट की बात है। लेकिन मैं एक ज़िंदगी को बहुत छोटा टाइम मानता हूँ कि जब आप सबको खूब एक्सप्लोर करना चाहिए। जीवन में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, और अपनी लाइफ को एक ही चीज़ के प्रति समर्पित कर देना भी एक तरीका है, लेकिन बार बार ये लाइफ नहीं मिलने वाली है। इस जिंदगी में बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, और करियर भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी ज़िंदगी एक ही करियर में रहो, या आप पुलिस ऑफिसर ही बनो या आईएएस ऑफिसर ही बनो। तो वो यंग एज में एक्सप्लोर करना चाहिए और अपने शौक को विकसित करना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आपको एक डॉक्टर बन के आपको लाइफ में मज़ा आ जाएगा, या इंजीनियर बन के आपको लाइफ में मज़ा आ जाएगा, या स्पोर्ट्स पर्सन बन के आपको लाइफ में मज़ा आ जाएगा, या वैज्ञानिक बन के लाइफ में मज़ा आ जाएगी, या एक किसान बन के लाइफ में मज़ा आ जाएगा। वो अपना जो शौक है ना, वो शौक पूरा कर लो एक लाइफ में। एंड सो मैंने 2 करियर एंजॉय किए, और रिटायरमेंट के बाद मैं वो अपने सारे शौक पूरा करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अगले 10 साल, 20 साल, 25 साल एक क्वालिटी लाइफ लीड कर सकता हूँ। उसमें मैं बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ। थैंक यू। स्टूडेंट्स, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम सिर्फ लास्ट 3 क्वेश्चंस पूछेंगे अब सर को। गुड मॉर्निंग सर। गुजरात एक ड्राई स्टेट है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत सारा लिकर आता है, तो एज ए डीसीपी ऑफ अहमदाबाद आपने कौन से मेजर्स लिए लिकर बैन करने में? ये एक बहुत बड़ा दूषण है। गुजरात में एक प्रोहिबिशन पॉलिसी लगाई गई, जो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिसी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन से परिचित हो तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में प्रोहिबिशन एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी को एक बहुत बड़े दूषण से बचाती है। लेकिन ये पॉलिसी गुजरात में एनफोर्समेंट का बहुत बड़ा चैलेंज रहा है, एंड कई बार इसमें पुलिस का करप्शन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहा है। अगर आप जैसे बूटलेगर्स और पुलिस और कई बार और फोर्सेस के बीच में एक नेक्सस बन जाता है, एंड इस नेक्सस को तोड़ना और प्रोहिबिशन पॉलिसी को सफल करना एक ये बहुत बड़ा चैलेंज रहता है। ऐसे मेरी कई स्ट्रैटेजीज रही हैं जिसमें कुछ में मुझे बहुत सफलता मिली है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा अपनी लाइफ में से, जो अहमदाबाद से संबंधित नहीं है, बड़ौदा से संबंधित नहीं है, लेकिन मैं आईजी सूरत रेंज था, एंड दक्षिण गुजरात जो है, दक्षिण गुजरात प्रोहिबिशन के फेलियर से एक बहुत ज़्यादा इफेक्टेड विस्तार रहा है। आपको आश्चर्य होगा कि वलसाड, आई एम टेम्प्टेड टू स्पीक इन गुजराती, कि वलसाड जिल्लाના નજીક દમણ यूनियन टेरिटरी है। दमन में 7 डिस्टिलरीज हैं, 7 डिस्टिलरीज, और उनकी जो प्रोडक्शन क्षमता है, जो जितना वो प्रोड्यूस करती हैं उसका लाइसेंस जो है, और उनको इस बात के लिए लाइसेंस मिला है कि आप दमन में जो लिकर आप डिस्टिलरी, वहाँ पे प्रोहिबिशन नहीं है, वहाँ पे जो आप लिकर प्रोड्यूस कर रहे हो वो आप दमन में ही बेचोगे।
मैं आईजी सूरत रेंज था और मेरे नीचे दक्षिण गुजरात का पूरा एरिया था, 6 जिले थे जिसमें वलसाड़ भी था। और मैं वलसाड़ में मैं एसपी के तरीके से भी रह चुका हूँ, और मैं अपने आप को निष्फल पाता था कि दमन में से ट्रक का ट्रक भर के दारू आ रही है, कभी बोट से आ रही है, कभी कितनी नाकाबंदी करो, 24 घंटे आप रोक नहीं सकते हो, हर गाड़ी को आप चेक नहीं कर सकते हो। और ये मैं बूटलेगर्स के साथ मिला हुआ व्यक्ति नहीं हूं। मैं एक ऐसा पुलिस ऑफिसर हूं कि जो मैं ईमानदारी से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं फेल हो रहा हूं क्योंकि फिजिकली इस प्रकार की व्यवस्था करना संभव नहीं है कि दमन में से आते हुए लिकर को मैं रोक पाऊं। तो मैं कैसे ये काम करूं? तो मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत दिमाग लगाया। मैंने कैलकुलेट किया कि दमन में जो 7 डिस्टिलरीज थी, उनकी जो लाइसेंस कैपेसिटी थी और एक्चुअल प्रोडक्शन जो था, जो उनको दमन में ही बेचना था, उसका अगर कैलकुलेशन किया जाए तो दमन का हर व्यक्ति रोज 7 बॉटल्स ऑफ विस्की पी रहा है। क्या ये हो सकता है कि एक व्यक्ति 7 बॉटल विस्की रोज पी रहा हो? तो ऑब्वियसली कुछ ऐसा लाइसेंस सिस्टम में गड़बड़ है कि जिससे वो वहां पे लिकर बन के बाहर निकल रहा है, और कैसे निकल रहा है। तो हमने जब उनके 2-4 बड़े कंसाइनमेंट्स पकड़े और उसके हर बॉक्स को मैंने स्टडी किया, एंड मैंने उसमें से बहुत सारी ऐसी चीजें खोज निकाली। नकली बैच नंबर्स, मतलब कि जितना लाइसेंस कैपेसिटी है, एक एक बैच में डबल ट्रिपल प्रोडक्शन करके, जब इस प्रकार का मैनिपुलेशन मैंने खोज निकाला, तो मैंने दमन की 7 डिस्टिलरीज के ऊपर, उनके ओनर्स के ऊपर केस किया। मैंने कहा कि मैं सड़क पे दारू बेचने वाले पेटी बूटलेगर को तो बाद में देखूंगा, लेकिन पहले मैं उन ओनर्स को देखूंगा जो ये मैनिपुलेट करके डिस्टिलरीज इसलिए चला रहे हैं कि बगल में एक ड्राई स्टेट की प्रोहिबिशन पॉलिसी को निरस्त कर सकें। और वो केस इतना सफल हुआ, और उसके ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंटरवीन किया और दमन की डिस्टिलरीज को 700 करोड़ की एक्साइज ड्यूटी का इवेजन का पे करना पड़ा। दमन की वो डिस्टिलरीज बंद हुई। गुजरात की सारी चेक पोस्ट हमने दमन के आसपास से हटा दी, और 4 महीने तक एक भी बॉटल दमन से गुजरात में नहीं आई। आपको अपनी स्ट्रैटेजीज खोजनी पड़ेंगी। ये दूसरी बात है कि उसके बाद से फिर उन्होंने नए तरीके निकाल लिए, और आज फिर हमारी प्रोहिबिशन की व्यवस्था पराजित होते हुए दिख रही है। पुलिस को अपनी स्ट्रैटेजीज में पावर लाना पड़ेगा, पुलिस को अपनी स्ट्रैटेजीज में ईमानदारी लानी पड़ेगी। बिना हमारे मिक्सअप हुए ये प्रोहिबिशन के जो भेदिया हैं, वो बूटलेगर्स, वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। हम अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो आधी जीत तो हमको ऐसे ही मिल सकती है। और एक छोटा सा पासा उसका ये है कि नो पॉलिसी कैन बी सक्सेसफुल विदाउट सिटीजन्स कोऑपरेशन। आज आप देखो तो हर घर में या कई घरों में आप लोग तो एक ऐसी संस्था के संचालन में यहाँ पे आए हुए जिसने इस सामाजिक दूषण को काबू में करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। ये एक ऐसी संस्था है जिसने वो योगदान दिया है कि जो पुलिस नहीं दे पाई है, जिसने हर घर में प्रवेश करके उनके नैतिक मूल्यों को इतना ऊपर किया है कि वो दारू के दूषण से वो घर ही नहीं, उनके प्रभाव में आने वाले कई व्यक्ति मुक्त हुए। ये जो सोशल इनिशिएटिव है वो ज़्यादा पावरफुल था, या मेरी पेट्रोलिंग ज़्यादा पावरफुल थी, या मेरे केस ज़्यादा पावरफुल थे? क्या था? ये सोशल इनिशिएटिव कैसे सक्सेसफुल हुआ? इनके पास क्या पावर था? इनको लॉ ने क्या अथॉरिटी दी थी? इस संस्था को कौन सी ऐसी कानूनी मान्यता है कि वो प्रोहिबिशन इन्फोर्स कर सकते हैं? लेकिन उन्होंने कैसे किया?
सो वो जो सोसाइटल इनिशिएटिव है, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल टूल एंड इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल इनिशिएटिव. एंड अगर सोसाइटल योगदान और लीगल एनफोर्समेंट ये दोनों चीज़ें मिल जाएं तो उसमें सफलता 100% मिलने वाली है. अनफॉर्चुनेटली अभी हमारा दोनों चीज़ों का व्याप उतना नहीं है. आज आप में से जिनके घर इस प्रकार के दूषण से मुक्त हैं वो तो लकी हो, लेकिन जिनके घर उस दूषण से मुक्त नहीं है, डू यू ऑब्जेक्ट if your dad throws up a party and takes out a bottle of liquor in dry state of Gujarat? You should. लेकिन वो शक्ति संचालित होने में थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है. लेकिन आई थिंक मेरी अप्रोच तो यही है कि मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच होनी चाहिए. एक ऑनेस्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए, एक रिगरस एनफोर्समेंट होना चाहिए, एक स्ट्रैटेजिक एनफोर्समेंट होना चाहिए, and it should all be fired by the power of society. And if the best of both these things come together, then that is real success, and that's my answer. Thank you. सर, आप जब आईपीएस नहीं बने थे तब आपको किसी ने कहा होगा कि आप ये रहने दो, तब आपने क्या सोचा था? ये बेटा, ये क्वेश्चन जो है ना, ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. इसलिए हालांकि यहाँ से इशारा हो रहा है कि पूरा करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे के अंत करूंगा. क्योंकि ये प्रश्न मेरे फादर ने पूछा था. मेरे पिताजी ने कहा कि तुम पुलिस मत ज्वाइन करो. मेरा पुलिस में सिलेक्शन अचानक ही हो गया था. मेरे फादर बहुत ही सिंपल हार्टेड पर्सन है, बहुत ही ईमानदार. अभी तो वो नहीं रहे, लेकिन वो एक एज अ शिक्षक भी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे और हमारी पूरी व्यवस्था एक ईमानदार व्यवस्था रही. लेकिन मेरे फादर ने, जब मेरा सिलेक्शन आईपीएस में हुआ, मैं बहुत अच्छी जॉब में था. मैं टेल्को में इंजीनियर था. मेरी सैलरी आईपीएस की सैलरी से 3 गुना ज़्यादा थी और मैं एक ऐसी जॉब में था जो मुझे बहुत पसंद थी. इंजीनियरिंग मेरा शौक था. मेरे फादर ने, जब मेरा आईपीएस में सिलेक्शन हुआ तो आसपास के पड़ोस में हलचल मची कि श्री वायन सिंह का बेटा तो आईपीएस में सेलेक्ट हुआ, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं. उन्होंने मुझे कहा कि तुम क्या ज्वाइन करने वाले हो पुलिस? मैंने बोला अभी पता नहीं है. बोले बेटा मत ज्वाइन करो. मैंने पूछा क्यों? वहाँ तो बहुत मज़ा आएगा, हॉर्स राइडिंग सीखने को मिलेगा. बोले तुम्हारा स्वभाव, तुम गाली भी नहीं दे सकते हो. और ये बात 100% ट्रू है कि जैसे मेरे मुंह से एक गाली भी कभी नहीं निकली है, क्योंकि हमारे स्कूल में वो वातावरण था कि गाली गलौच सवाल ही नहीं उठता है. तो उन्होंने बोला कि तुम गाली भी नहीं दे सकते हो, तुम किसी के साथ ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकते हो, तुम पुलिस में कैसे जाओगे? क्योंकि पुलिस की छवि हर व्यक्ति के मन में यही रहती है कि वो गाली गलौज, ब्रूट यूज ऑफ फोर्स. मेरे फादर की एडवाइस थी कि मैं पुलिस नहीं ज्वाइन करूं, पर मैंने कहा कि नहीं, ट्राई करते हैं और आज मुझे ये कहते हुए खुशी हो रही है कि गाली नहीं देना, मृदु स्वभाव का होना, सॉफ्ट होना, काम होना, ये मेरा पावर है और ये मेरी कमज़ोरी नहीं है. मैं, अगर आप किसी भी पुलिस ऑफिसर से गुजरात में मेरी छाप के बारे में पूछोगे तो उन्होंने सब यही कहेंगे कि मैंने किसी के साथ बदतमीज़ी नहीं की, मैंने किसी के साथ गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने कभी भी भाषा का दुरुपयोग नहीं किया. लेकिन उसके बाद भी अगर कोई ये पूछे कि मैं सॉफ्ट पुलिस ऑफिसर था या मैं स्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर था, मैं सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर था या नहीं था, every cop who has worked under me, with me, will say that he was a very strict cop. So आपका स्ट्रिक्टनेस आपकी खराब भाषा पे निर्भर नहीं होता है. मुझे तो मेरे फादर ने ही कहा था कि पुलिस मत ज्वाइन करो, जो उनकी एडवाइस मैंने नहीं मानी और मैंने पुलिस ज्वाइन किया. थैंक यू. स्टूडेंट्स, विद अ ग्रेट रिस्पेक्ट एंड बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, हम अभी सर का स्टैंडिंग ओवेशन के साथ
उनका स्वागत करेंगे।